मेरा आज का टॉपिक है पावर ऑफ टीम वर्क, यानी टीम वर्क में क्या पावर होती है दोस्तों। यकीन मानिए मैं आज आपसे जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, ये टॉपिक हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर आप एक बहुत विशाल नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं दोस्तों, इसे आपको केवल सुनकर आगे बताना नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर एक्शन करके दिखाना है। और मेरा ये मानना है, जो मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप उस मुताबिक एक्शन कर गए तो यकीन मानिए आप इस बिजनेस में आरडी नहीं स्टार आरडी बनेंगे। आप और आपकी डाउनलाइंस अगर इस फॉर्मूले पर काम करती हैं दोस्तों, तो आप सबको स्टार आरडी का प्रमोशन प्राप्त होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ टीम वर्क। क्या मतलब है टीम का? टीम एक ऐसे लोगों का समूह है जो मिलकर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, यानी कि सबका लक्ष्य एक ही होता है। अब सवाल यह है कि टीम की जरूरत क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम में से हर किसी को ईश्वर ने अलग अलग क्वालिटी दी है। किसी में कोई क्वालिटी है तो किसी में कोई क्वालिटी है। कोई हो सकता है पढ़ने में बहुत तेज हो, तो हो सकता है कोई दौड़ने में बहुत तेज है, हो सकता है किसी के पास ताकत बहुत है। जब बहुत सारे क्वालिटी के लोग एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं। यानी कि अलग अलग क्वालिटी जरूर हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। ऐसी टीम जिसमें बहुत सारे क्वालिटी के लोग एक साथ मिल जाएं और एक ही लक्ष्य के लिए काम करें, उसे हराना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपने आज से पहले टीम शब्द का इस्तेमाल कहाँ सुना है? सबसे ज़्यादा टीम का इस्तेमाल स्पोर्ट्स में होता है। आपने क्रिकेट की टीम सुनी होगी, हॉकी की टीम सुनी होगी, फुटबॉल की टीम सुनी होगी। हमारे देश का जो सबसे फेमस स्पोर्ट है वो क्रिकेट है। उसी का उदाहरण लेते हैं। अगर आप गौर से क्रिकेट को देखें तो इसमें अलग अलग क्वालिटी के प्लेयर्स एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए खेलते हैं। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो वो एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन क्या वो एक बहुत अच्छे बॉलर हैं? अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो वो एक बहुत वंडरफुल बॉलर हैं, लेकिन क्या वो विराट की तरह एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं? उसी तरह से अगर मैं केएल राहुल या ऋषभ पंत की बात करूं तो ये बहुत वंडरफुल कीपर्स हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया बॉलर नहीं है। तो हर एक अलग अलग क्वालिटी का इंसान जब एक साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है तो उसे हम टीम कहते हैं। अगर आप सब लोगों ने टीम वर्क में लगातार काम करना चालू कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों 6-6 महीने में आप लोग इस बिजनेस में मास्टर, सिल्वर मास्टर, एग्जीक्यूटिव मास्टर, गोल्ड मास्टर, सुपर मास्टर बन जाएंगे और आप सब लोग बहुत जल्दी कार बोनसेस अचीव करके अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है, टीम का गहराई से क्या मतलब होता है। किसी भी टीम को सफलता तब मिलती है जब उसके पास 3 चीजें होती हैं। पहली योजना, दूसरा तालमेल और तीसरी टीम भावना। टीम भावना के बिना तो आप कभी जीत ही नहीं सकते दोस्तों, और योजना ना बने तो भी आपका जीतना मुश्किल है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। क्रिकेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। आपने अक्सर लोगों को मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। मैच शुरू होने से पहले आप प्रतिद्वंदी टीम को चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर उनमें बैट्समैन की संख्या ज़्यादा है तो आपकी योजना उस हिसाब से बनती है। अगर वो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला रहे हैं तो आपकी योजना उस हिसाब से चेंज होती है। फिर आज पिच किस तरह बिहेव करेगी। अगर आप टॉस जीतते हैं, आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अगर बैटिंग पहले करते हैं तो पहले जोड़ी किसको भेजना है। उसके अलावा आपका टोटल टारगेट क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप जब टारगेट सेट कर दें तो उसको जीतने के लिए आपको किस प्रकार बॉलिंग अटैक को लगाना है, कब स्पिन इंट्रोड्यूस करनी है, कब पेस करना है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट को समझते हैं। इसलिए इस उदाहरण से आप ये समझ पाएंगे, यदि आप एक प्रोफेशनल क्रिकेट मैच जीतना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग यानी कि योजना की जरूरत होती है। बिना योजना के कोई मैच जीता नहीं जा सकता दोस्तों। अगली चीज होती है तालमेल, यानी कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका आपस में तालमेल इतना वंडरफुल होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा खिलाड़ी कहां पर खड़ा हुआ है, और जब मैं बॉल फेंकूंगा तो उस हिसाब से उसे लेफ्ट में मूव करना है या राइट में मूव करना है। आपने अक्सर देखा होगा जब एक पेस बॉलर बॉलिंग करता है तो विकेट कीपर की मूवमेंट उस बॉलिंग के हिसाब से होती है। इसे हम तालमेल कहते हैं। अक्सर जब एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है उस समय फील्डर राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करता है, और ये उनके आपस का तालमेल होता है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तालमेल का।
अगर दो लोगों में आपस में तालमेल नहीं होगा, एक ने कॉल कर लिया, दूसरा भाग पड़ा और पहला नहीं भागा, तो क्या हो जाता है? रनआउट। अक्सर आपने देखा होगा जब तालमेल की कमी होती है तो रनआउट बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्रिकेट में रनआउट होना तो समझ लीजिए इससे बुरी बात हो नहीं सकती। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण तालमेल के हैं। यानी दूसरी चीज जो टीम को जीतने के लिए जरूरी है वो है तालमेल। और तालमेल अच्छा कब होता है दोस्तों? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए टीम्स को अक्सर प्रैक्टिस करने के लिए एक साथ कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के हाव भाव पहचानते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज पहचानते हैं। तो टीम वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो है आपसी तालमेल, और वो आपके एक साथ प्रैक्टिस करने से आता है। और तीसरी चीज है टीम भावना। टीम भावना तो टीम के प्राण है दोस्तों। आप लाख योजना बना लीजिए, आप लाख तालमेल बिठा लीजिए, लेकिन अगर किसी टीम में टीम की भावना ही नहीं है तो आप उस कभी जीत नहीं सकते दोस्तों। अगर कोई टीम ऐसी है जिसमें टीम का झंडा सबसे ऊपर नहीं है, अगर आपके मन में टीम को जिताने की भावना नहीं है, तो आप में जितना मर्जी टैलेंट हो वो बेकार है। सोच के देखिए, अगर इंडिया की टीम में इंडिया को जिताने का जुनून ना हो, अगर इंडिया की टीम में इंडिया के प्रति टीम भावना ना हो, तो क्या हम कभी जीत सकते हैं? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है टीम भावना। तो टीम को जिताने के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला योजना, दूसरा तालमेल, और तीसरा टीम भावना। जिनके पास ये तीनों चीजें होती हैं दोस्तों, उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे इतनी देर से टीम के ऊपर बात किए जा रहा हूं क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस भी टीम वर्क का बिजनेस है। हमारे बिजनेस में भी टीम वर्क उतना ही जरूरी है जितना किसी स्पोर्ट्स में है। जिन भी नेटवर्क्स में टीम वर्क नहीं होता उनकी स्पीड ग्रोथ की बहुत स्लो होती है और वो कुछ समय के बाद जाकर रुक जाते हैं। लेकिन जिन भी नेटवर्क्स में टीम वर्क बहुत स्ट्रांग होता है, वो टीम आग की तरह ऊपर जाती है और उसमें लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशंस लेते हैं और वो खूब तरक्की करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी इस बिजनेस में खूब तरक्की करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम वर्क किस प्रकार बनाया जाता है और ये किस प्रकार आपकी मदद करता है, आइए अब उसकी बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था टीम एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो मिलकर एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। हमारे बिजनेस में भी अगर टीम काम करेगी तो किस लक्ष्य के लिए? किसका प्रमोशन? पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी या जीडीडी? सबसे महत्वपूर्ण है टीम का प्रमोशन, क्योंकि अगर बड़ा प्रमोशन लक्ष्य है तो छोटे प्रमोशन अपने आप लक्ष्य बन जाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए सुरेश कुमार जी एक अपलाइन है और उनका लेवल ईडी है। सुरेश कुमार जी की टीम में कुल 14 लोग काम करते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य क्या है? एसडी। अब ये जो 14 लोगों की टीम है, इनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबको मिलकर एक साथ सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाना है। मैं सुरेश जी को एसडी का प्रमोशन की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब सुरेश जी एसडी प्रमोशन लेंगे तो उनकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ईडी का प्रमोशन मिलेगा, और जब लोग ईडी बनेंगे तो उनके नीचे बहुत सारे लोग पीडी बनेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम सुरेश जी को ईडी से एसडी का प्रमोशन दिलाते हैं तो उसके साथ जो छोटे छोटे प्रमोशन है उनका लक्ष्य अपने आप बन जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम का सबसे बड़ा प्रमोशन ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल, आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन तो सुरेश जी ने लेनी है, मैं भला क्यों लक्ष्य लेता फिरूं? तो दोस्तों इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला प्रोफेशनल, दूसरा कल्चर और तीसरा इमोशनल। आइए मैं अब आपको इन तीनों को डिटेल में समझाता हूं। तो पहला है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस। जिस प्रकार एक दुकानदार अपनी दुकान पर रोज जाता है, सुबह टाइम पर अपनी दुकान खोलता है, धूप बत्ती करता है, पूरा दिन वहां बैठता है, खूब मेहनत करता है और उसके बाद रात को घर आता है। किस लिए? क्योंकि उसे वहां से प्रॉफिट मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों इस बिजनेस में भी हम सब लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आए हैं। तो ये एक प्रोफेशनल वजह है कि क्यों हमें अपनी टीम का सबसे बड़ा जो प्रमोशन है उसे ही लक्ष्य में लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कल्चर की। कल्चर यानी कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को
छोटे होते हुए कहते हैं कि आपको बड़ों को आप कह के बुलाना चाहिए, आपको अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, उनके पाँव छूने चाहिए। आप उन्हें ये सब कुछ कल्चर में दे रहे होते हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कल जब वो बड़े हों तो वो भी आपकी उसी प्रकार रिस्पेक्ट करें, वो भी समाज में एक अच्छे इंसान बने। उसी प्रकार दोस्तों टीम का भी एक कल्चर होता है और वो कल्चर की जिम्मेदारी एक अपलाइन की होती है। आप अपनी टीम में कैसा कल्चर सेट करना चाहते हैं, ये आपको तय करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में सब लोग एक दूसरे से खूब प्यार करें? क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें? अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करे तो उसके लिए एक सही कल्चर का होना ज़रूरी है। ठीक वैसा कल्चर जैसा हम सबको अपने घर में हमारे माता पिता से मिला। यानी कि जब मैं कल्चर की बात करता हूं तो इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। माता पिता अपने बच्चों को कल्चर सिखा रहे होते हैं तो वहां कोई प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन उससे आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक बेहतर नींव रखी जाती है। उसी प्रकार कल्चर का प्रॉफिट से लेना देना डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस में सही कल्चर का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज आती है इमोशनल। एक बाप अपने जिंदगी भर की कमाई अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगा देता है। इसमें क्या प्रॉफिट छुपा हुआ है? ये इमोशन है दोस्तों। एक पिता का इमोशन अपने बेटे के लिए, जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, अपना करियर छोड़ देती है ताकि वो अपने बच्चों को समय दे पाए, ये होता है इमोशनल दोस्तों। उसी प्रकार ये तीनों चीजें आपकी टीम के लिए बेहद जरूरी है। सुरेश जी जिनकी टीम 14 लोगों की है, यदि आज ये 14 लोगों की टीम मिलकर सुरेश जी को एसडी बनाती है दोस्तों, तो यहां पर एक प्रोफेशनल उदाहरण सेट होगा जो कि कल सबके काम आएगा। क्योंकि आज बारी सुरेश जी की है तो कल बारी आपकी भी होगी। तो यहां पर अगर आप प्रोफेशन की बात करें दोस्तों तो फायदा सिर्फ सुरेश जी का नहीं है, क्योंकि कल जब सुरेश जी की प्रमोशन होगी और जब कल वो स्टेज पर जाएंगे और जाकर कहेंगे कि मेरा इस महीने का चेक 50,000 का है, तो आपको क्या लगता है उससे सिर्फ सुरेश जी का फायदा होगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। वहां पर बैठे हुए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को इससे मोटिवेशन मिलेगा, आपकी टीम को इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो चेक किसी का भी हो, प्रमोशन किसी का भी हो, फायदा हम सबका है दोस्तों। इसे कहते हैं प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं कल्चर की। सोच के देखिए, अगर आपकी टीम में एक ऐसा कल्चर सेट हो जाए जहां हर डाउनलाइन ये कह रही है कि मुझे अपनी अपलाइन को बनाना है। अगर आज अपनी डाउनलाइन को आप ये समझाते हैं कि मुझे अपनी प्रमोशन की चिंता नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी अपलाइन का प्रमोशन हो, तो आप अपनी डाउनलाइन को क्या सिखा रहे हैं? आप उन्हें एक ऐसा कल्चर दे रहे हैं जिसमें आप उन्हें ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं अपनी अपलाइन को बनाना चाहता हूं। यकीन माने दोस्तों, आपका ये एक्शन वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आज आप अपनी अपलाइन के लिए इस प्रकार भाग रहे हैं तो कल वो भी आप ही के लिए इस प्रकार भागेंगे। तो एक ऐसा कल्चर सेट हो जाएगा जिसमें लोग निस्वार्थ भाव से बिना अपनी प्रमोशन की चिंता किए हुए अपलाइन की प्रमोशन कराएंगे। और जिस भी नेटवर्क में इस तरह का कल्चर सेट हो जाता है वो नेटवर्क कभी रुकते नहीं, वो नेटवर्क आग की तरह ऊपर जाते हैं दोस्तों। जिस प्रकार एक परिवार में कल्चर को सेट करने का काम बड़ों का होता है, उसी प्रकार हमारी टीम में भी, हमारे नेटवर्क में भी कल्चर हम सेट करेंगे दोस्तों। ये बिजनेस दिल का बिजनेस है। जो लोग भी इस बिजनेस को दिल से करेंगे वो खूब तरक्की करेंगे दोस्तों, वो कभी नहीं रुकेंगे। क्योंकि जब भी आप देने की बात करते हैं तो आपको अपने आप मिलता है। ये लॉ ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी है दोस्तों। आप लेने के नहीं सोचें, आप देने की सोचें। क्योंकि इस दुनिया में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है कि मैं दे क्या सकता हूं। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आपको हमेशा दो लोगों के लिए इस बिजनेस में काम करना चाहिए। पहला अपनी अपलाइन के लिए और दूसरा अपनी डाउनलाइन के लिए। क्योंकि अगर आप अपनी अपलाइन की प्रमोशन के लिए काम करते हैं तो आपकी प्रमोशन खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि अपलाइन की प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपको प्रमोशन लेना जरूरी होगा, और दूसरा यदि आप अपनी डाउनलाइन को प्रमोशन दिलवाते हैं तो भी आपकी प्रमोशन निश्चित है। अब तीसरी चीज आती है इमोशनल। हम सबका ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों? वी आर गैल्वे पॉजिटिव। हम में से यकीन माने कोई भी व्यक्ति ऊपर उठ के जाएगा तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए दोस्तों तीसरा कारण है इमोशनल कारण। हम एक ऐसा परिवार है जिसमें किसी की प्रमोशन हो, खुशी हम सबकी है दोस्तों। क्योंकि वो एक ऐसा उदाहरण है जो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए। जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट पे सालों तक कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक इंसान एडमंड हिलरी के
चढ़ने के बाद एक उदाहरण बन गया और उसके बाद आज पता नहीं कितने लोग उस पर चढ़ चुके हैं। उसी प्रकार यदि एक भी उदाहरण खड़ा होता है दोस्तों, तो वो हम सब लोगों को प्रेरणा देता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में टीम वर्क में काम कैसे किया जाता है और एक आदर्श टीम कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम टीम के लक्षण की बात करते हैं। एक टीम में क्या क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा, एंथुसियाज्म यानी कि जोश, और तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि आपका सकारात्मक नजरिया। ये तीन चीजें आपकी टीम में होनी चाहिए, तब जाकर आपकी टीम एक आदर्श टीम बनती है, एक ऐसी टीम जिसे हराना मुश्किल है दोस्तों। अब एक टीम के पास क्या क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव डिस्कशन, मुरझाया हुआ चेहरा, तनाव, डिप्रेशन, नेगेटिव एटीट्यूड, ये वो चीजें हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को नष्ट कर सकती है, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव डिस्कशन ये आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा दोस्तों। जिन भी नेटवर्क में दोस्तों नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, डिप्रेशन होता है, मुरझाए चेहरे होते हैं, लो एनर्जी होती है, वो नेटवर्क कभी तरक्की नहीं कर पाते। गौर से सोचिए दोस्तों, हमारा बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? हमारा बिजनेस एक टीम बनाने का बिजनेस है। हमारा बिजनेस लोगों को अपने साथ शामिल करने का बिजनेस है। अब आप किसी से कहते हैं कि आप आइए और हमारे परिवार में शामिल हो जाइए। कोई आपके परिवार में शामिल क्यों होगा? जब उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो उसे बाहर की दुनिया में नहीं मिल रहा। और बाहर की दुनिया में क्या होता है वो आप भली भांति जानते हैं। ज्यादातर लोग बाहर अपने आप को सही और दूसरों को गलत ठहराने में लगे हुए हैं। आप गौर से देखिए, ज्यादातर लोग आपको नेगेटिव डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। या तो वो खड़े होकर प्रशासन को गाली दे रहे होते हैं, या नेताओं को चोर बोल रहे होते हैं, या कुल मिलाकर ये कह रहे होते हैं कि आज तक इस देश ने हमारे लिए क्या किया। अगर 4 औरतें इकट्ठी हैं तो वो 5वीं की बुराई कर रही होती है। अगर 4 दोस्त इकट्ठे खड़े हुए हैं तो वो 5वें की बुराई कर रहे होते हैं जो आज आया नहीं है। यानी लोगों को नेगेटिव डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है दोस्तों, और वो हमेशा अपने ऊपर तरस खाते हैं। कुछ इसी तरह से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जॉब से या बिजनेस से खुश नहीं है। आप चेक करके देखिए, यदि आप किसी से पूछते हैं कि मेरे भाई कैसा चल रहा है काम, तो कहेगा बस भाई कट रही है जिंदगी। आपने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो फर्स्ट क्लास सूटेड बूटेड होके हुए डांस करता हुआ एकदम जॉब पे जा रहा हो और बोल रहा हो यस मैं आज जॉब करने जा रहा हूं? क्या देखा आपने कोई इस तरह का व्यक्ति? इस तरह का व्यक्ति आपको अक्सर शनिवार को नजर आता है, जब वो कहता है कि कल संडे है चलो छुट्टी है। यानी वहां एनर्जी होती है छुट्टी के लिए, लेकिन जॉब पे जाने के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें एक ऐसी दुनिया दें, एक ऐसा फर्क दें जहां उन्हें आज तक जो नहीं मिला वो यहां मिले, तो उसके लिए आपकी टीम में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, एक टीम वर्क का होना जरूरी है, एंथुसियाज्म का होना जरूरी है, जोश का होना जरूरी है दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा नेगेटिव डिस्कशन से बचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव डिस्कशन से कभी भी मसले हल नहीं होते। मान लीजिए आपके ऑफिस में एक ट्यूबलाइट खराब है। अब आप पहले व्यक्ति को बुलाते हैं और बोलते हैं देख भाई ट्यूब खराब है, दूसरे को भी कहते हैं देख भाई ट्यूबलाइट खराब हो गई, तीसरे को भी बोलते हैं ट्यूबलाइट खराब हो गई। क्या ये बात फैलाने से ट्यूबलाइट ठीक हो जाएगी? ट्यूबलाइट तो तब ठीक होगी जब आप इसकी शिकायत सही जगह पर करेंगे। और सही जगह क्या है? शोरूम इंचार्ज या वीसी। जब आप उनके पास जाकर बोलेंगे कि हमें इसको ठीक करा देना चाहिए, आप मुझे बताएं अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो। दोस्तों इसे बोलते हैं समस्या का हल ढूंढना। आपको समस्या फैलाऊ केंद्र नहीं बनना। अधिकतर लोग बाहर की दुनिया में समस्याओं को फैलाने में बिजी हैं। बहुत कम लोग हैं जो समस्याओं को हल करने की बात करते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए जहां आप प्रॉब्लम के साथ उसका हल लेकर आए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप ही समस्या हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक पेंटर था, बहुत ही वंडरफुल पेंटर। उसने अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया पेंटिंग तैयार की और उसे शहर के बीचों बीच ले जाकर एक जगह पर टांग दिया और उसके नीचे लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए तो निशान लगा देना। अगले दिन सुबह जब वो पेंटिंग लेने गया तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि पेंटिंग पर निशान ही निशान, निशान ही निशान, निशान ही निशान लगे हुए थे। वो दुखी मन से अपने गुरु के पास गया और उसने सारी बात बताई।
तो गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, एक काम करो, फिर से ऐसी पेंटिंग तैयार करो और वहीं लेके चलो। गुरुजी साथ गए और उन्होंने उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि यदि आपको इस पेंटिंग के अंदर कोई भी कमी नजर आए तो उसे ठीक कर देना। यकीन माने दोस्तों, अगले दिन जब वो उस पेंटिंग को लेने गया तो उस पर एक भी निशान नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी में कमी निकालना, और इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने में कमी ढूंढना या किसी की कमी को ठीक करना। अगर आप किसी से भी कहेंगे कमी निकालने के लिए तो उसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा वो नजरिया रखना चाहिए कि जहां आप प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी दे सकें। बाहर की दुनिया में दोस्तों ये चीजें बहुत हैं, तनाव बहुत है, परेशानी बहुत है, लोग आपस में एक दूसरे से परेशान हैं, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन अब सोचिए अगर आपका वो दोस्त एक ऐसे मोहल्ले में आ जाए जहां लोग बहुत एनर्जी में हैं, जोश में हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, वो इस दुनिया को देखकर वाकई में हैरान हो जाएगा, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। क्योंकि जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो आपको कोई चीज़ गलत नजर ही नहीं आ रही होती। लेकिन यकीन माने इस बात को कहना और सुनना बहुत आसान है, इसे प्रैक्टिस करना मुश्किल है। रोज जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी, अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ परेशानी नहीं कहा, मैंने चुनौती कहा है, क्योंकि आपकी सोच ये तय करती है कि आप चीजों को देखते कैसे हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन है, इसे देखने के दो नजरिए हैं। एक सिचुएशन को अगर आप परेशानी के रूप में देखते हैं तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, और उसी सिचुएशन को अगर आप चैलेंज के रूप में देखते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। सचिन तेंदुलकर को दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना था, ये उसके लिए परेशानी थी या चुनौती? गांधी जी को देश आजाद कराना था, ये उनके लिए परेशानी थी या चुनौती थी? आपको इस बिजनेस में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको इस बिजनेस में खूब तरक्की करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, इसके आगे कुछ भी हो, अब वो परेशानी है या चुनौती है, ये चुनाव आपका है दोस्तों। आपको ये चुनाव करना होगा कि इस बिजनेस में आपका नजरिया कैसा है, क्योंकि जिनके पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, उनके लिए जीवन में कोई भी टास्क मुश्किल नहीं होता, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आपको इस बिजनेस में जो एटीट्यूड रखना चाहिए वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। यकीन माने अगर एक परिवार में भी सब लोग साथ रहते हैं तो उनमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर बहुत सारे बर्तन एक साथ होंगे तो खड़केंगे जरूर, लेकिन ये आपका नजरिया है जो चुनाव करेगा कि आप चीजों को संभालते कैसे हैं, आप चीजों को देखते कैसे हैं। हम कैसा एनवायरनमेंट ग्लेज में देना चाहते हैं दोस्तों? ऐसा एनवायरनमेंट कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो उसका दिल करे कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा, आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। इस दुनिया में जब भी कोई घटना घटती है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, उसके साथ दो चीजें साथ घटित होती हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर आप गौर से देखें, दुनिया में किसी भी शब्द की व्याख्या ही नहीं की जा सकती जिसका ऑपोजिट शब्द ना हो दोस्तों। जब आपने नेगेटिव देखा हो तो ही आप पॉजिटिव को डिफाइन कर सकते हैं। जब भी आप सुंदर को डिफाइन करते हैं तो आपने कुरूप देखा होता है, तभी आप सुंदर को परिभाषित कर पाते हैं। जब आपने फेल देखा होता है तो ही आप पास को डिफाइन कर पाते हैं। जब आपने रात देखी होती है तभी आप दिन को डिफाइन कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई घटना घटेगी उसके साथ दो चीजें हमेशा साथ घटेंगी, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। सवाल यह है कि आप चुनते क्या है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए ये एक ग्लास है, इस ग्लास में आधा ग्लास पानी है। अब ये एक घटना है, लेकिन इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसे देखने के दो नजरिए हैं। जो लोग नेगेटिव हैं वो कहेंगे ये तो आधा खाली है, मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन जो लोग पॉजिटिव है वो बोलेंगे अरे वाह, इसमें तो आधा गिलास पानी भरा हुआ है जिसे पीकर मैं अभी भी अपनी प्यास बुझा सकता हूं। यानी कि दोस्तों, हर घटना के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और समस्या ये है कि ज्यादातर लोग नेगेटिव चुनते हैं, क्योंकि ये चुनना सबसे आसान होता है। अगर आप हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें दोस्तों, तो यकीन मानिए आपको शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो हर हालात में अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। मैं आपको एक और स्टोरी से समझाता हूं। एक बाप था, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था पॉजिटिव सिंह और एक का नाम था नेगेटिव सिंह। पॉजिटिव सिंह हद से ज्यादा पॉजिटिव था और नेगेटिव सिंह हद से ज्यादा नेगेटिव था। तो उसके बाप ने एक हल सोचा। उन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव सिंह था उसे एक घोड़े के अस्तबल में बंद कर दिया
और जो नेगेटिव सिंह था उसे एक ऐसे रूम में बंद किया जिसमें दुनिया के सारे ऐशो आराम मौजूद थे, और वो जाकर सो गया। 2 दिन के बाद वो गया और उसने सबसे पहले जाकर दरवाजा खोला नेगेटिव सिंह का। उसने देखा वो एक कोने पर खड़ा हुआ, बड़ा मायूस सा, बहुत परेशान सा। उसने पूछा, बेटा जी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों? कहता, क्या पापा आपने मेरे को कहाँ बंद कर दिया? उन्हें, क्या हुआ बेटा, आपके लिए इतना अच्छा बिस्तर लगाया हुआ था, आपके लिए इतना अच्छा पलंग बिछाया हुआ था, इतना नरम और मुलायम गद्दा बिछा हुआ था, आप आराम से सो जाते। कहता, कमाल कर रहे हो पापा, अगर मैं इस बेड पे लेटता और इसका पाया टूट जाता और मैं गिर जाता और मेरी हड्डी टूट जाती तो उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात थी तो टीवी चला लेते, यहाँ पर आपके लिए दुनिया भर की मूवीज रखी हुई थी। तो उसने बोला, कमाल करते हो पापा, टीवी ऑन करते हुए अगर करंट लग जाता और मैं मर जाता तो उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ मौजूद था, क्या तुमने कुछ खाया? कह रहा, पापा कमाल कर रहे हो, आपने जिस हलवाई से ये सामान मंगवाया था, अगर बनाते वक्त उसके अंदर छिपकली गिर गई होती और उससे जहर फैल गया होता और वो मैं खाता और मैं मर जाता तो उसके बाप ने कहा, बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो वहां से चला गया। अब वो गया पॉजिटिव सिंह के पास। उसने घोड़े के अस्तबल का दरवाजा खोला और देखा तो दूर दूर तक उसे उसका बेटा नजर नहीं आया। उसने आवाज मारी, बेटा जी कहाँ हो? तो वहां अंदर से आवाज आई, पिताजी यहाँ। तो उसने बोला, कहाँ? तो घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा ढेर था, उसमें से एक हाथ बाहर निकला और उसने बोला, पिताजी यहाँ। तो उसने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं ढूंढ रहा हूं। कहते, क्या? तो उसने कहा, घोड़ा। उसने कहा, अगर लीद यहीं कहीं है तो घोड़ा भी तो यहीं कहीं होगा। यानी दोस्तों, एक पॉजिटिव इतना पॉजिटिव है कि वो लीद के सहारे घोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और एक नेगेटिव इतना बड़ा नेगेटिव कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे देखने का नजरिया ही नेगेटिव है, जो उसे देख ही नहीं पा रहा। तो जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है, आपका नजरिया यह तय करता है कि आप उसे देखते किस तरह से। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो आपके हाथ में है वही आपका माध्यम है। मैंने अक्सर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखा है कि वो एक्सक्यूज देते हैं, वो बहाने बनाते हैं, काश मेरे पास बाइक होती तो मैं ये करके दिखा देता, काश मेरे पास स्कूटर होता तो मैं ये करके दिखा देता। यकीन मानिए दोस्तों, ये वो एक्सक्यूज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि जिसने करना होता है वो करके दिखा देता है। हमारे पास ऐसे हजारों उदाहरण ग्लेज में मौजूद है जिनके पास ना बाइक थी जब उन्होंने काम शुरू किया और ना साइकिल, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद लंबा सफर तय करते हुए अपनी गाड़ियों तक को अचीव किया है दोस्तों, और अपने घर खड़े किए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अच्छे से जानते हैं, चाहे वो सुभद्रा देवी हो, चाहे वो जनार्दन हो, चाहे वो राजू हो। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जब इस बिजनेस में आए थे तो उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन एक एटीट्यूड था जिसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसकी वजह से आज उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो जो आपके पास है आपको उसी को मल्टीप्लाई करना है। यदि आपके पास साइकिल है तो आपको ये देखना है मुझे साइकिल से कार तक कैसे पहुंचना है। अगर आपके पास बाइक है तो आपको देखना है मुझे बाइक से कार तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि जिसके पास जो है वही उसकी ताकत है। अगर आप अपना ध्यान उस पर लगाएंगे जो आपके पास है तो आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, और अगर आप अपना ध्यान उस पर लगाएंगे जो आपके पास नहीं है तो आप हमेशा नेगेटिव महसूस करेंगे। ईश्वर ने अगर आपको 2 हाथ 2 पांव सलामत दिए हैं तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे पास एक संपूर्ण शरीर है, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं चल सकता हूं। इससे बड़ी संपत्ति नहीं चाहिए दोस्तों। जितने भी लोग आज इस दुनिया में कामयाब हुए हैं उनमें से 80% वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से उठकर ऊपर तक पहुंचे हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब भी चुनौती आए तो अपने एटीट्यूड को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। आपको खुद भी हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए और अपने आसपास अपनी टीम में भी सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखना चाहिए। यकीन माने जीवन में जब भी कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके मन में आए तो उसे हटा दीजिए दोस्तों, उस पन्ने को ही फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ईश्वर अल्लाह जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं वो कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। एक और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार अकबर और उनके साथी बीरबल दोनों शिकार पर गए हुए थे। शिकार के दौरान राजा अकबर की उंगली कट गई। जब उन्होंने अपनी कटी हुई उंगली बीरबल को दिखाई तो बीरबल ने उस उंगली को देखते हुए कहा, महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। इस पर अकबर बहुत क्रोधित हुए कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि इसे ले जाओ और ले जाकर जेल में बंद कर दो। वो घने जंगलों में आगे चले गए और वहां उन्हें जंगल के जो कबीले के लोग थे उन्होंने पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया।
और जब वो उनकी बलि देने वाले थे राजा अकबर की, तो जो व्यक्ति बलि देने वाला था उसने देखा कि इनकी उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा कि इनका तो शरीर खंडित है, हम इनकी बलि नहीं दे सकते। उन्होंने राजा अकबर को छोड़ दिया। राजा अकबर सीधा पहुंचे बीरबल के पास और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद बीरबल फिर बोला, महाराज जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा अकबर ने बीरबल से कहा, मान लेता हूं जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये मेरे लिए तो अच्छा हुआ, मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, ये कैसा हुआ? उसने कहा, महाराज ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो वहां पर आपकी जगह बलि किसकी दी जाती? तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप हमेशा इस बात पर भरोसा रखें कि ऊपर वाला हमेशा हमें सपोर्ट कर रहा है। आपको हमेशा हर हालात में पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी आप इस दुनिया को जीत पाएंगे, तभी आप ये सपने पूरे कर पाएंगे। दोस्तों, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आ सकता है। इसलिए आज मैं ये सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप इस सेशन को बार बार देखें, लगातार देखें। जब भी जीवन में आपको लगे कि आप डाउन हैं, आप परेशान हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, व्हेन यू आर डाउन गो टू योर अपलाइन। यानी जब भी आप परेशान हो, जब भी आप उदास हो, जब आप डिप्रेशन में हो या जब आप डाउन महसूस कर रहे हो, तो हमेशा अपनी अपलाइन से मिलें। अपलाइन के पास पॉजिटिव ऊर्जा होती है, अपलाइन आपको मोटिवेट कर सकती है। जब भी आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? निश्चित रूप से आप उसे चार्जिंग पे लगाते हैं। उसी प्रकार हम सब लोगों को भी जीवन में चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, और यहाँ चार्जिंग आती है आपकी टीम से, यहाँ आपको चार्जिंग आती है आपकी अपलाइन से। एक ऐसी जगह जहां आप लोग रोज इकट्ठे हों, जहां रोज शाम को सब लोग एक साथ मिलकर बैठें, डिस्कस करें, प्लान करें, हंसी मजाक करें, वो जगह पावर हाउस है। दोस्तों, अगर आपके नेटवर्क में पावर हाउस नहीं है तो आप इस बिजनेस में बहुत स्लो चलेंगे, और अगर आपके नेटवर्क में पावर हाउस का कल्चर है तो पावर हाउस वो जगह है जहां आपके जितने भी गेस्ट हैं जो उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया है, आप उन्हें वहां भी लेकर आए। वो जब वहां आएगा, जब वो ऐसे लोगों से मिलेगा जिनमें इतनी ऊर्जा है, जिनमें इतनी पॉजिटिविटी है दोस्तों, तो उसका मन करेगा उसका हिस्सा बनने का, और वहां से आपका सेल ग्राफ, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो मेरी आप सबको सलाह ये है कि आप पावर हाउस जरूर क्रिएट करें दोस्तों। अगर आप इस बिजनेस में लंबा फ्यूचर देखते हैं, अगर आप इस बिजनेस को बहुत लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, तो हमेशा पावर हाउस के कल्चर को जिंदा रखिए, क्योंकि जहां भी पावर हाउस जिंदा रहेंगे वहां आपके ड्रीम जिंदा रहेंगे। जहां भी नेगेटिव डिस्कशन जिंदा रहेगा वहां आपके सपने मर जाएंगे दोस्तों। तो आपको हर हालात में नेगेटिव डिस्कशन से बचना है और हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है। इसके साथ साथ एक बात आपको और जरूर ध्यान रखनी है, जो अक्सर कुछ अपलाइंस गलती करती हैं, जब वो इस बिजनेस में ईडी या एसडी या आरडी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है मेरे नीचे बहुत बड़े लोगों की टीम है और मैं उनका बॉस हो गया हूं। ये कल्चर की बात है दोस्तों, यहां पर कोई बॉस नहीं है। अगर बात बॉस की होती, अगर बात सीनियर जूनियर की होती, तो हमें अलग से अपलाइन या डाउनलाइन शब्द को रखने की जरूरत नहीं थी। अगर इस बिजनेस में हम अपलाइन और डाउनलाइन कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक टीम की बात करते हैं, जहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यह जरूर है कि अपलाइन का आदर होना चाहिए, लेकिन अपलाइन बॉस नहीं हो सकती। अपलाइन एक लीडर है जो डाउनलाइन को कहे आओ हम मिलकर करते हैं। अपलाइन एक लीडर है जो अपनी डाउनलाइन के साथ मिलकर उनकी प्रमोशन में सहयोग करे। बॉस तो कहता है जाओ और करो, और अपलाइन कहती है आओ हम मिलकर करते हैं। तो आपको इस चीज से भी बचना है, क्योंकि आप अपने सपनों से बहुत प्यार करते हैं। आपको इन छोटी चीजों के बीच में फंसना नहीं है दोस्तों। आप टीम वर्क में काम करें, एक ऐसी टीम बनाएं जैसी कि हमारी क्रिकेट टीम है, जहां चाहे धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे शिखर धवन हो, सब लोग एक साथ हंसते खेलते हैं, एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं। एक ऐसी टीम जिसका लक्ष्य होता है मिलकर वर्ल्ड कप जीतना, जिसका लक्ष्य होता है हमें हर हालात में जीतना है। अगर आप भी इसी भावना से काम करते हैं तो जीवन में आप रुकेंगे नहीं और आपको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, ऊर्जा का हमारे बिजनेस में बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। और ऊर्जा दो तरह की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये दोनों ऊर्जाओं के साथ एक कॉमन बात है कि ये दोनों ही कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब होता है छूत। आप महसूस करें जब आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए हो जहां आसपास सारे लोग बीमार हैं, आप देख रहे हैं कोई आदमी दर्द में है, कोई परेशान है, कोई रो रहा है। अगर आप उन सब के बीच में थोड़ी देर रह जाएं तो आपको लगेगा शायद मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो रही है।
आप खुद बड़ा डाउन फील करना शुरू कर देंगे। और यही अगर आप किसी पार्टी में चले जाएं, किसी अच्छे डेस्क में चले जाएं जहाँ म्यूजिक बज रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और झूम रहे हैं मस्ती में, उनको देखकर आपके पैर अपने आप थिरकने शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा मैं भी इनके साथ ज्वाइन कर लूँ। तो दोस्तों ये ऊर्जा है, ये कंटेजियस है, ये देखने से, महसूस करने से, एहसास करने से फैलती है। आप जब इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने एनर्जी लेवल्स को बहुत हाई रखना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में ज़्यादातर लोग जो भी कर रहे हैं वो उससे खुश नहीं है, वो उसी ऊर्जा का शिकार है जिसे हम नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों जब वो व्यक्ति आपके पास आए, आपके ऑफिस में आए, सब लोग उसे इतना चार्ज होकर मिले, इतने पॉजिटिव तरीके से मिले, मानो उसे लगे कि ये दुनिया ही अलग है। क्योंकि ऐसा तो आपने वहीं देखा है जहां किसी पार्टी में हो या सारे लोग बहुत खुश हो। तो दोस्तों आपका पॉजिटिव ऊर्जा में होना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये तय करेगा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हर हालात में आपको ये महसूस होगा कि मेरे लिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आप हमेशा चार्ज अप रहेंगे, हमेशा एनर्जी में रहेंगे। आपने देखा है कभी आप किसी एक बहुत एनर्जेटिक आदमी से हाथ मिलाएं तो उसके हाथ मिलाने से आपकी बॉडी में करंट आ जाता है, आप बड़े चार्ज अप हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हाथ मिलाएं तो आपको लगता है मैं खुद ही बीमार हो गया। तो आप सोचिए आप कैसा बनना चाहते हैं, वो व्यक्ति जिसको देखकर, जिससे हाथ मिलाकर लोग मायूस हो जाएं, या वो व्यक्ति जिससे हाथ मिलाकर लोग एनर्जी में आ जाएं, चार्ज अप हो जाएं। हमें अपने आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए और वो तब आएगा जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और जब आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। इसके साथ साथ हमें कुछ चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मेरी डाउनलाइन में एक मिस्टर आशीष हैं और आशीष की डाउनलाइन में एक मिस्टर नवीन है। अब नवीन आशीष को छोड़कर मेरे पास आता है और बोलता है अरे वाह सर, आप तो कमाल की बात करते हैं, आप तो गजब बात करते हैं, आप तो स्टार हैं सर। पर आशीष कभी इतनी अच्छी बात नहीं कर पाते सर। तो ऐसे में अगर आप बोलते हैं अच्छा क्या बात है और आप खुश हो जाते हैं, तो आप एक गलत मैसेज को नीचे जन्म दे रहे हैं। दोस्तों यकीन माने, अगर वो आपको ऐसा कह रहा है तो आप उन्हें बोले ऐसा नहीं है मेरे भाई, अभी वो सीख रहा है, जिस दिन वो ट्रेंड हो जाएगा वो मेरे से भी अच्छी बात करेगा, क्योंकि आप यही कल्चर आगे बिजनेस में देना चाहते हैं। यस, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कोई आदमी अगर आपकी तारीफ कर रहा है और वो आपकी डाउनलाइन को छोड़कर आपके पास आ रहा है, तो आपको इस बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ कभी भी किसी भी प्रकार के नेगेटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व मत होइए। आपको आपके सपनों से दूर ले जाएगा ये नेगेटिव डिस्कशन। ये एक जहर है दोस्तों। जिस प्रकार अगर एक गिलास पानी में अगर आप एक बूंद भी काले रंग की डाल दें तो क्या होगा? क्या उस ग्लास में पड़े हुए पानी का रंग बदल जाएगा? उसी प्रकार अगर आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं और उसमें कतई 1% भी नेगेटिव डिस्कशन आपने कर लिया तो आप नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 33.33% ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है। तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो हमेशा नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहें, हमेशा शिकायतों से दूर रहें। शिकायत ज़रूर करें लेकिन हमेशा अपलाइन के पास और सही जगह पर। आपको चुनाव करना है, आपको किससे ज़्यादा प्यार है, अपने गुस्से से या अपने ड्रीम से। अगर आपका जवाब है ड्रीम, अगर आपका जवाब है सपने, तो ये छोटी छोटी बातों को एक तरफ रखिए और अपना फोकस, अपना ध्यान हमेशा अपनी टीम पर और पॉजिटिविटी में रखें। क्योंकि ढूंढने निकलेंगे तो आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा और ढूंढने निकलेंगे तो आपको नेगेटिव भी मिल जाएगा। सवाल यह है आप चाहते क्या हैं। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करें, अगर आप चाहते हैं आपके सारे सपने पूरे हों, तो हमेशा अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखें। लोग आपको बहुत सारी बातें बोलेंगे। जो लोग फेल होते हैं वो हमेशा वजहें दूसरों में ढूंढते हैं। जैसे एक ही क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक फर्स्ट आता है, कुछ लोग 90% नंबर लाते हैं, कुछ लोग 80% लाते हैं, कुछ लोग 60% लाते हैं और 4 फेल भी हो जाते हैं। कभी इन 4 बच्चों के पास जाना और इन 4 से पूछ के देखना कि बेटा फेल क्यों हो गए, तो ये बोलेंगे कि टीचर खराब, स्कूल खराब, पेपर जो है वो सिलेबस के बाहर से आ गया था, मेरे साथ वाला जो बच्चा था वो मुझे बहुत तंग करता था, हमारे पास ढंग की किताबें नहीं थी, मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं थे। वो एक्सक्यूजेस देगा दोस्तों। लेकिन उसी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है, जब आप उससे पूछेंगे तो उसके पास आंसर होगा, उसके पास जवाब होगा, क्योंकि जीतने वाले के पास
हमेशा जवाब होता है और हारने वाले के पास हमेशा बहाने होते हैं। तो जीवन में आपका चुनाव है कि आप क्या चुनते हैं। अगर आप बहानों को चुनेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, और अगर आप सफलता का चुनाव करते हैं तो आपको बहानों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, ना यहां पर मैं हूं ना यहां पर तुम हैं, यहां सबसे जरूरी हम हैं। आप हम का कॉन्सेप्ट लेकर काम करें, टीम वर्क में काम करें और एक ऐसी टीम बनाएं जो पूरी पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हो, जिसका कोई मुकाबला ना हो। अगर आप और आपकी टीम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो यकीन माने आपको इस बिजनेस में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गो गैलवे।